नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे राजधानी में बवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल। देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दरअसल देर रात देहरादून के रेलवे स्टेशन पर जमकर बवाल हुआ। दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीटा। इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि किसी अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई थी, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। वहीं रेलवे स्टेशन में देर रात हुए पथराव मामले में पुलिस ने बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं विकास वर्मा की अरेस्टिंग के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराने के साथ ही घंटाघर को जाम कर दिया है। वहीं राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है और अधिकांश मामलों में भाजपा के नेता ही शामिल है, जिन्हें सरकार बचाने में लगी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। आलम यह है कि राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर ही दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। रेलवे स्टेशन में देर रात तक पथराव होने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वहीं इस बवाल से भारी नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक किसी अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया और पुलिस ने इस मामले में बजरंग दल के नेता विकास वर्मा को गिरफ्तार किया है। वहीं विकास वर्मा की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराने के साथ ही घंटाघर को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी, तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ दो चार गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। एक योजनाबद्ध तरीके से जिहाद की आंधी आई है, पर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में होने के बावजूद भी वहां पर हिंदू आज सुरक्षित महसूस कर रहा है और उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हिंदू संगठनों को योजनाबद्ध तरीके से जो है साजिश के तहत उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कल एक घटना होती है कि एक घटना में पुलिस प्रशासन के ऊपर जिहादी भीड़ पथराव करती है, पुलिस की गाड़ियां तोड़ती है, पुलिस की गाड़ियां जलाती है, पुलिस की वर्दी फाड़ती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके बचाव में आते हैं और उनके जो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे उनके ऊपर जवाबी पथराव करते हैं। पर जिहादियों के हाथ बिका हुआ, मुस्लिम सेवा दल के हाथ बिका हुआ और ओवैसी के हाथ बिका हुआ एसएसपी कठपुतली बनकर जिहादियों की। देखिए, आज उत्तराखंड प्रदेश में कानून व्यवस्था चीज की नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ पे आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही ज्यादा मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में पकड़े जा रहे हैं। आपराधिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं। तो ये सत्ता का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो हम लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था और जो महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं, इनके मुद्दों पर हम लोग प्राथमिकता के साथ अपनी बात को उठा रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, पूरी तरह से चरमरा चुकी है और भारतीय जनता पार्टी
कानून का रखरखाव करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उल्टा चश्मा लगा रखा है। कांग्रेस पार्टी जो है, जब से उत्तराखंड में हमारी सरकार पिछले टर्म में भी और अब भी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में हमारी सरकार ने बहुत बेहतरी से काम किया है और लगातार शासन प्रशासन अपने अधिकारियों को लेके हर जगह पे सजग है। हर मुद्दा हमारे लिए संवेदनशील है और हमारे अधिकारी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। कहीं पे अगर कोई कमियां हैं तो उसको और दुरुस्त किया जाए। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार लगातार कानून व्यवस्था में सुधार की समीक्षा कर रही है, साथ ही कानून को भी सख्त किया जा रहा है। बता दें कि राज्य दंगारोधी विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद अब दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। कि कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि लोग कानून में रह करके, कानून के दायरे में रहकर काम करें। लेकिन जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो राज्य में कहीं भी अपराध करने की कोशिश करेंगे, इस ढंग के उपद्रव करने की कोशिश करेंगे, तो उनको सरकार बिल्कुल किसी किस्म की छूट नहीं देगी, बल्कि जो कानून सम्मत तरीका है उसके आधार पर उनको उसके लिए दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं इतना ही कहूँगा कि हम अक्सर ड्यूटी में रहने वाले पुलिस और उनके कर्मचारियों पे बात करते हैं। हकीकत यह है कि सरकार ने खुद लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर किया है, पंगु किया है, और उसके उदाहरण है अंकिता। वीआईपी आज भी बचा हुआ है, पुलकितारिया बीजेपी, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष हाकम सिंह, संतरेसा में 14 साल की बेटी का बलात्कार और हत्या, मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी का सेल का सदस्य, चंपावत के जिला इनके मंडल अध्यक्ष जमानत में, सल्ट के इनके मंडल अध्यक्ष रेप के केस में जमानत में, दुख संघ के चेयरमैन 2 दिन पहले पकड़े गए हैं और आज भी वो पद पे बने हुए हैं। जेल में जाने के बाद भी उनको उनके पद से नहीं हटाया गया है। तो ये चंद एक ऐसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिसमें ये स्पष्ट होता है कि जितने भी बड़े केसेस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के पदाधिकारी और बड़े जो उनके सदस्य हैं उनके हाथ आ रहे हैं। तो सरकार ने खुद ऐसे हालात पैदा कर रखे कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान उनके रूट से 100 मीटर की दूरी पे एक ज्वेलरी शॉप में डकैती होती है, पीठ थपथपाई जाती कि डकैत पकड़ लिए, लेकिन आज तक माल बरामदगी नहीं हुई है। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जिस देवभूमि को सबसे शांत माना जाता था, वहां आए दिन हंगामे, लूट, चोरी, डकैती और महिला अपराधों के मामले बढ़ना बेहद चिंता की बात है। वहीं सरकार कड़ी कानून बनाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। सवाल ये है कि आखिर कौन है जो प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों आपराधिक घटनाओं पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहां तो देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि में जिस तरीके की कानून व्यवस्था अब नजर आ रही है उसको लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कैसे होगी बेहतर कानून व्यवस्था और सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रही है। जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश पेश जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश बिश जी आपके साथ करते हैं। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर आए दिन विपक्ष हमलावर है, ये कहा जा रहा है कि आपके ही जो नेता हैं या आपकी ही पार्टी से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार इस पर मौन धारण करे हुए है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चुनी हुई सरकार को, जिनको किसी भी प्रदेश की जनता ने बड़े सम्मान के साथ, बड़ी लोकप्रियता के साथ और उनके कार्यशैली को देखते हुए, उनकी विचारधारा को देखते हुए जब उनके सत्ता देती है
तो इसी उम्मीद से देती है कि ये प्रदेश के लोगों की रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था दे सकती है सरकार, उसके लिए उनको चुना जाता है। तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रही है। मैं ये मानता हूं कि अभी तक का जो घटनाक्रम पीछे कुछ समय से देखने को मिला है, इस घटनाक्रम में जितने भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग थे, ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को उसी समय 24 घंटे के अंदर पुलिस ने या तो गिरफ्तार किया है, या कहीं ना कहीं जिस तरह की एक आध मुठभेड़ भी हमने देखने को मिली थी, उसमें अपराधियों पे गोली भी मारनी पड़ी। तो ऐसी व्यवस्था के लिए सरकार को पूरे आदेश पुलिस को दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, और जो भी विधिक कार्रवाई उसके ऊपर होती है, जो भी कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है, उसके लिए सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। तो सरकार अपना काम ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी से नहीं निभा रही है। हाँ, ये बात कुछ और है कि ऐसे मामलों में भी जो कुछ कार्य ऐसे घृणित कार्य हैं जो प्रदेश के अंदर, शांतिप्रिय प्रदेश के अंदर नहीं होने चाहिए या पहले कम सुनने को मिलते हैं, ऐसे मामलों को जो राजनीतिक दल हैं जो उछालने का काम कर रहे हैं, उन पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ऊंची और छोटे निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, उनको इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। ऐसे मौके हैं जिसपे जो पुलिस की तत्काल कार्रवाई हो रही है उस पर पुलिस को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और सरकार अपनी कार्रवाई को जिम्मेदारी से कर रही है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? राजेश जी कह रहे हैं कि सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। यशी जी, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? इनके तो सारे मंत्री से लेकर, विधायक से लेकर, राज्य मंत्री से लेकर, कार्यकर्ताओं से लेकर सभी दागी बागी बने हुए हैं। राज्य में अराजकता का माहौल है। कल की घटना है भाई, एक लड़की बदायूं से भाग कर आई, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बदायूं में थी। जहां रेलवे स्टेशन में वो पकड़ी गई, पुलिस ने उसको अपने संरक्षण में ले लिया। ऐसे में इसको रंग देने वाले लोग कौन थे, ये आज सबके सामने खुल कर आ गया। यदि पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार किया है तो आप देख लीजिए पूरे देहरादून में हंगामा मचा है। कहने का मतलब है, हृदय हिंदुओं की, सम्राटों की पार्टी, हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी, और इन्हीं की पुलिस हिंदू नेता को ही गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरे देहरादून में बवाल मचा हुआ है। इस बात को लेकर के पुलिस जो है अपराधियों का साथ दे रही है। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे शानदार पिच है, दंगे कराओ, हिंदू मुस्लिम कराओ, उसके बाद हिंदू नेताओं को उठा के जेल में बंद कर दो, फिर बवाल मचेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को ये मुफीद लगती है स्थिति। हमारा ये कहना है कि यदि घटना घटी है तो पुलिस न्याय संगत तरीके से काम करे। यदि वाकई विकास शर्मा को गलत गिरफ्तार किया है तो पुलिस सामने आके बताए कि ये गलत नहीं है। पुलिस का छुपना ये बताता है कि किसी न किसी के इशारे पर इसको हवा दी गई है ताकि उत्तराखंड की शांतवादियों में बवाल मचे, और भारतीय जनता पार्टी जो इनका एक तरीका है हिंदू खतरे में, उसका बहाना बनाकर लंबी राजनीति करने की बात करे। यशी जी, आप सोचिए उत्तराखंड देवभूमि का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि विनोद आर्य का बेटा भाजपा, विनोद आर्य राज्य मंत्री, उसने अंकिता की हत्याकांड कर दिया। एक इनका दुग्ध संघ का नेता बोरा, वो दुष्कर्म के उसमें 1 महीने तक फरार रहा, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित। वैसी बादराबाद की विधायक की पत्नी, वो सड़कों पे घूम घूम के कह रही मेरा पति जो है मुझे न्याय नहीं दे रहा अय्या से, वो भाजपा का। कितना रवि बडोला की हत्या हुई, पता लगा वो भाजपा का मेंबर था जिसने वो जो ब्याजी का काम करता था। तो राज्य के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बना है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है, और यही कारण है कि पुलिस भारी दबाव में। पुलिस पकड़े किसको? अब आप बता दीजिए, बोरा को पकड़ती है तो ये थोड़ी ना कह देगी पुलिस के ये भाजपा का है तो छोड़ देंगे, अपराधी है तो पकड़ लिया। ऐसे ही देहरादून में रेलवे स्टेशन में जब पथराव हुआ तो प्रथम दृश्य जो भाजपा को, जो पुलिस को दिखा, उन्होंने उठा के बंद कर दिया। हाँ, इतना जरूर है कि इसको हवा देने वाले लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि यदि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है तो आप जिस सरकार को यहाँ पर चुने हुए हो, आपके नेता जो बोल रहे हैं कि जो हिमाचल में लोग सुरक्षित हैं हिंदू, क्योंकि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है,
यहाँ हिंदू असुरक्षित है क्योंकि यहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ऐसे बयान देने के पीछे का मेन मकसद है किसी भी तरीके से जातीय रूप देना, ताकि किसी भी तरीके से उत्तराखंड के अंदर शांतवादियों में जो माहौल बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, जैसे गणेश जोशी के ऊपर 600 करोड़ का जो आरोप लगा हाईकोर्ट ने, उसने जिला कोर्ट ने कहा इनके ऊपर जांच की जाए। तो भाजपा ध्यान भटकाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए समय समय पर ऐसे दंगे करवाने में माहिर है। वरना ये कोई बड़ी बात नहीं है यशी जी कि कोई लड़की अगर भाग के आई है, वो पुलिस ने पकड़ ली, इसमें दंगा किस बात का? अरे लोग कर रहे हैं, अंतर जातीय ब्याह कर रहे हैं, अन्य अन्य उसमें जातियों में ब्याह हो रहे हैं। नहीं तो शांति प्रसाद जी, इसमें आपको सरकार का रोल कैसे नजर आता है? मैं ये भी जानना चाहती हूँ। दंगे करा के सरकार को कौन सी खुशी मिलेगी? आप जैसे विपक्ष के जब लोग बैठे हैं, जब उन्हें पता है कि ऐसा कुछ होगा तो आप सब उन पर हावी हो जाएंगे, तो ऐसा करना की क्या जरूरत पड़ी है सरकार को? यशी जी, अपनी ही सरकार को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने का मौका तो आपको नहीं देगी ना सरकार। देखिए यशी जी, सवाल इस बात का नहीं है कि उत्तराखंड में दंगे हो रहे हैं, देहरादून में आज पूरी दुकानें बंद हो गई, अफरा तफरी का माहौल बना है। सवाल यह है कि चर्चा का विषय बन गया। अब चर्चा क्या हो रही है? देहरादून में चर्चा इस बात की हो रही है कि हिंदुओं की पार्टी और हिंदुओं के साथ दमन हो रहा है। अब हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? फिर बाद में अगर बचाना है तो भाजपा को वोट दो। नगर निकाय चुनाव नहीं आ रहे, आपको दिख रहा होगा। अब जितना हिंदू मुस्लिम चलाएंगे उतना इनको लगता है कि आगे लाभ मिलेगा, जबकि जनता त्रस्त है। व्यापारी दबी जुबान में कह रहे हैं कि इन्होंने तो हद मचा दी भाई, हमारे को रोटी खाने लायक मुसीबत में डाल दिया। जैसे चुनाव आते हैं या दंगे हिंदू मुस्लिम का शुरू कर देते हैं। अरे अपराधी अपराधी होता है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, बंद कर दिया, खत्म। मगर इसको हवा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दे रही है, इससे स्पष्ट है कि निकाय चुनाव के नजदीक भारतीय जनता पार्टी इस तरह का नौटंकी कर रही है। विकास बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। 24 घंटे जहां देखो घोटालों की फाइलें खुल रही हैं, मंत्री से लेकर इनके कार्यकर्ता तक घोटालों में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि आज स्मार्ट सिटी के नाम पर ये बोल नहीं पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे कि निकाय चुनाव में अगर ये जाएंगे तो बताएंगे क्या अपनी उपलब्धि। 40% कमीशन 6-7 साल में अभी तक स्मार्ट सिटी का ये दुर्गति होगी कि यहाँ बारिश होती है तो सड़कों पे पानी आ जाता है, पूरा उत्थान हो नहीं रहा है ढंग से। और जहाँ कर्मचारियों को भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, तो ये तमाम मुद्दे बन रहे हैं। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये रंग दे दिया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी असफल होगी। मेरा यह मानना है कि आज के दंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पोल खोल के रख दिया है। आम जनमानस परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। आखिर जब जब चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करके आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। विकास के नाम पर राजनीति करने की जो मंशा भाजपा की होनी चाहिए, भाजपा उसमें असफल है और असफल पार्टी केवल और केवल दंगे कराकर भड़काकर चुनाव जीतने का मंशा पाले हुए, ये लंबे समय तक नहीं चले। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेता है। अरुण जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कल की घटना हो या इससे पहले प्रीवियस में जो भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे समय समय पर विपक्षी दल जिस तरीके से उठा रहे, क्या देवभूमि में वाकई अपराध जो है वो लगातार पिछले इन 3-4 सालों में बढ़ गया है? नहीं यशी, देखिए ये अपना अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले कुछ सालों में अपराध में कमी आई। निश्चित तौर पर कुछ बड़ी घटनाएं होती हैं तो वो तमाम चीजों को सिलसिलेवार तरीके से फिर वो गिना जाता है। लेकिन हाँ, ये भी सही बात है कि जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि उत्तराखंड में महिला अपराध के मामलों में उत्तराखंड नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारे सवाल है, लेकिन कल की घटना में सीधे सीधे एक पक्ष को लपेट देना मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर कल की घटना की हम बात करें तो वो ठीक है, लड़की आई, वो लड़के से मिली, उसके बाद वो संदिग्ध दिखे तो पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद पता किया तो लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट बदायूं एक दिन पहले हो रखी थी। और उसके लेकिन उस घटना में कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया, कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी,
कौन लोग थे जिन्होंने लोगों को घायल किया, भाई इसका भी तो पता लगना चाहिए। या हम एक पक्ष की देखें कि केवल क्योंकि वो हिंदूवादी नेता को पकड़ लिया इसलिए उन्होंने आज प्रदर्शन किया, तो पलटन बाजार के तो सारे व्यापारी वहां हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे घंटाघर में बैठ के, तो क्या वो सब भी इस घटना से नाराज नहीं थे? तो मुझे लगता है कि हमको चीजों को देखने का नजरिया सही रखना पड़ेगा। केवल एक बात में लगातार लपेट देना मुझे लगता है ये सही नहीं है। निश्चित तौर पर हमें कानून व्यवस्था की बात करनी चाहिए, और अगर हम विपक्ष में हैं तो निश्चित तौर पर उन सवालों को उठाना चाहिए, लेकिन उस सवाल में फिर चुनाव को गुजर देना। अब ये कि चुनाव जब होगा तब होगा, चुनाव से इन चीजों अभी से क्या हमारे यहाँ कितने दंगे हुए, जो हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ कितने दंगे हुए ये भी हमें देख लेना चाहिए। और निश्चित तो देखिए सवाल दूसरी चीजों से जुड़ा है, उस चीजों को गौर भी करना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की डेमोग्राफी में जो चेंज हुए, उनकी जड़ समझ नहीं आती कि वो डेमोग्राफी में चेंज कैसे हुए। जहां एक परिवार कोई बाहर से आके बस गया और उसके बाद वहां धीरे धीरे वो आबादी इतनी बढ़ गई कि वहां से दूसरे धर्म के लोगों को भागना पड़ा। क्या वो नजर नहीं आता हम लोगों को? केवल पॉलिटिकल चश्मे से चीजों को देखना, हम अगर जिम्मेदार नागरिक हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसे बयान ना दिए जाएं जिससे ये जो दो पक्षों में जो विद्वेष है वो और बढ़े, तनाव और बढ़े। कहीं ना कहीं अगर हम वरिष्ठ लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन चीजों को संभालें। चीजों को दंगे होना निश्चित तौर पर किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। इसकी जितनी निंदा की जाए करनी चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं उन दंगों को जो रोक रहे हैं लोग, उनको उस टाइम पे मॉरल सपोर्ट देना चाहिए। अगर हम पुलिस की आज की अगर पुलिस नहीं होती तो कल वो दंगे कितने भयानक रूप ले लेते, इसकी कल्पना कीजिए। कितने लोग वहां मर जाते, कुचल जाते। हम वो नहीं सोच रहे। हम केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए जबरदस्ती सबको एक लाठी से धकेल दें, ये भी उचित नहीं है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं राजधानी में बवाल, कानून व्यवस्था पर सवाल। जिस तरीके से विपक्षी दल कल हुई घटना को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, आज इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र चौधरी जी, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे। करण महाराज जी को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि सरकार के ही कुछ नुमाइंदे हैं जिनकी वजह से कानून व्यवस्था इस तरीके की नजर आ रही। नहीं, करण महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा यशी, क्योंकि ज्यादातर जो अपराध महिलाओं के खिलाफ विशेषकर जो हो रहे हैं उनमें भाजपा के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। चाहे वो सांतर शाह का मामला हो, चाहे वो अभी अल्मोड़ा का कोई बोरा साहब है उनका है, चाहे चंपावत में उनका है, चाहे अंकिता भंडारी का है। निसंदेह भाजपा के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, अकेला लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं चरमरा गया, प्रदेश की लगभग सभी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी। बिजली का इतना ज्यादा शट डाउन है कि जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ईमानदारी से बता दें कितना कट हो रहा है बिजली का। पानी की समस्या कितनी खराब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी के बिल आ रहे, पानी आ नहीं रहा, बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली आ नहीं रही। और हमारे यहाँ हरिद्वार में तो इतनी बड़ी डकैती होगी रोजाना, फिर
पहले हरिद्वार में हुई, फिर मंगलौर में होगी, फिर ज्वालापुर में एक महिला से चेन छीन ली। देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि थानों में पुलिस फोर्स है कम, और पुलिस फोर्स इसलिए कम है कि पिछले 6-7 साल में पुलिस में भर्ती नहीं हुई। आज हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, टिहरी और नैनीताल चारों जिलों में 70% फोर्स कम है। ऊपर से भाजपा के लोगों का प्रेशर है, इसे पकड़ो, इसे छोड़ दो, इसके खिलाफ कार्रवाई मत करो। इस तरह के माहौल में जो स्टेट जो है किस दिशा में जा रहा है इसका पता नहीं लग रहा। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है, अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही, भ्रष्टाचार इतने चरम पे है यशी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कितना भ्रष्टाचार है ये आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे थाना हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे चकबंदी विभाग हो, चाहे राशन विभाग हो, किसी विभाग में आप चले जाओ, चाहे राजस्व विभाग हो, बच्चे जो हैं 1000, 500, 2000, 3000 तक दे रहे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कोई जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए। आप दाखिल खारिज कराने चले जाओ, उसमें 2%। अरे भाई कुछ तुक है, भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है। बस इनका ध्यान तो यह है कि यहाँ मेरा आदमी बैठना चाहिए, यहाँ मेरा आदमी बैठना चाहिए। अरे भाई आदमी तो आप बैठाओ, लेकिन वो क्राइम रोकने में तो सक्षम हो। अब वो अभी बता रहे थे कि कोई वर्मा जी हैं, वो उन्होंने आंदोलन कर दिया देहरादून में। ये वर्मा जी जब कहाँ चले गए, जब उसका मंदिर में जो लड्डू था उसमें चर्बी खिला दी लोगों को, उस पर तो आंदोलन नहीं करा इन्होंने। वहाँ शिवाजी की मूर्ति गिर गई, उस पर कुछ नहीं बोले। मंदिर जो है अयोध्या का, उसमें पानी टपक गया, वहाँ कुछ नहीं बोल रहे। सड़कों में ट्रक के ट्रक समा गए, कुछ नहीं बोल रहे। बिहार में ऐसा कोई पुल नहीं बचा यशी जो बहा ना हो, उस पर कुछ नहीं बोल रहे। भ्रष्टाचार पे और सही जो जनहित के मुद्दे हैं उससे भाजपा हट रही है। भाजपा का तो 1 पॉइंट। राजेश बिष्ट जी जवाब दीजिए। यशी जी देखिए, अभी इन लोगों के पास तो खैर इस स्क्रिप्ट जो इनके पास बनकर आई है वो मुझे लग रहा है किसी और डिबेट की स्क्रिप्ट थी, लेकिन गलती से वो यहाँ बोल बैठ जा रहे हैं उस स्क्रिप्ट को। इनकी गलती नहीं है, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। अभी 17 से 19 सीटें इनकी हुई हैं, तो जोश अभी बना हुआ है, तो स्क्रिप्ट गलत आ गई है इनके पास। कोई बात नहीं, मुद्दा हमारा था कानून व्यवस्था पे उत्तराखंड की। मैं बता देता हूँ उस पर। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो पैनल पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा बड़ी सटीक बात कही गई कि हम लोग जब प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई मुद्दे पे बात होती है तो आंकड़ों पे बात करनी चाहिए। मैं एक आरटीआई का आप सबके सामने एक उसका संदर्भ आपके सामने रखना चाहता हूँ। काशीपुर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, नदीम उद्दीन एडवोकेट हैं वो। उन्होंने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में उन्होंने पिछले 4 वर्षों की तुलना करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश के अंदर वॉल्यूम बढ़ाइए राजेश जी का। आवाज आ रही है? हाँ, आप कंटिन्यू करें। उन्होंने एक आरटीआई लगा के ये जानकारी मांगी उत्तराखंड पुलिस उप मुख्यालय से कि हमें अपराध के प्रति वर्ष के हिसाब से जो अपराध हुए उनको बताइए, क्या क्या अपराध हुए। तो मैं आपको बता देता हूँ आरटीआई में जो आंकड़ा निकला है। ये लोक सूचना अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक कार्मिक शाहजहां जावेद खान जी के द्वारा ये सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उन्होंने कहा 2021, 22, 23 3 वर्षों की तुलना में जो अपराधों की संख्या है इस समय उत्तराखंड के अंदर 12% कम हुई है। दहेज हत्या के जो मामले उसमें 75% की कम, फिरौती और अपहरण के जो मामले उसमें जो मामले 2021 में 6 थे, 22 में 3 थे, 23 में 7 थे और 24 आते वो 2 रह गए। दुष्कर्म के जो मामले थे उनमें लगभग जो 550-600 के आंकड़े थे वो आज की जो स्थिति है उसमें 21% की कमी आई है। डकैती के जो मामले हैं उसमें 21% की कमी आई है। आईटी एक्ट के जो मामले हैं उसमें 38% की कमी आई है और जो अन्य आईपीसी के अपराध हैं उनमें भी 40% की कमी आई है। ऐसे मामलों में जहां प्रदेश की पुलिस अपनी काम को जिम्मेदारी के साथ, मित्रता के साथ और कानून को सब लोगों के हित में रखते हुए कर रही है, तो ये जो राजनीतिक विपक्षी साथी हैं, ये धर्म, पंथ, समुदाय और अन्य तरह के जो ये राजनीतिक बातों को कह के जो अटेंशन होता है हमारे प्रदेश के लोगों का,
किसी और ले जाते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि छोटी और ओछी और निचले स्तर की राजनीति से बाहर निकल कर आइए। इस देश का जो युवा है, इस देश के जो परिवार है, इस देश के जो रहने वाले लोग हैं, वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सारी बातों को समझते हैं और सारे आंकड़े इस समय हर जगह पे उपलब्ध है। तो आपके द्वारा जो ये घृणित राजनीति और आपको जो लोग बार बार नकार रहे हैं, इस चीज को समझना होगा आप लोगों ने। आप लोगों को नकारने के पीछे नहीं, अभी जो अरुण शर्मा जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके की घटना जो कल हुई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? एक तरफा कार्रवाई नहीं हुई है क्या कल? देखिए यशी जी, पुलिस ने उस समय व्यवस्था को ठीक करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए जो ठीक समझा होगा वो कार्रवाई। और आज ये जो बंद का आह्वान कर दिया गया, बंद कर दी गई दुकानें, इसको क्या कहेंगे? कल की व्यवस्था ठीक करने के लिए आज की व्यवस्था खराब कर दी। लोगों ने भी बंद करा है इस प्रदेश में। आज देहरादून में घंटाघर पे जो उन लोगों ने आंदोलन, तांत्रिक अधिकार है हर किसी व्यक्ति का अपने हिसाब से अपनी पीड़ा को, अपने जो गुस्से को है उसको व्यक्त करने का। उसके लिए जो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पे भी होगी। पर सरकार को इन बातों से बड़ी सहमत नहीं होती है कि चक्का जाम कर दिया जाए, सड़कें बंद कर दी जाए, दुकानें बंद करा दी जाए। सरकार कभी इसके पक्ष में नहीं होती है। जहां की बात हो रही है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है, मैं भी इस चीज को समझते हुए कहता हूं कि अगर कार्रवाई एक तरफा हुई है तो सभी चीजों को देखते हुए जो दूसरे पक्ष के लोगों ने, जैसा आज हिंदू संगठनों के द्वारा कहा जा रहा है कि पथराव किया गया, पत्थरों की व्यवस्था पहले बनाई गई, बोरियों में रख के पथराव करा जा रहा था, तो उसके मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। और मैं कहता हूं ऐसे लोग जो भी इसमें शामिल है उन सबके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्षी साथी इसको राजनीतिक और ये छोटे मन की जो बात करके वो इसको राजनीतिक तूल देना चाह रहे हैं, इन लोगों की बातों में इस प्रदेश के लोगों को नहीं आना चाहिए। आप लोग इस समय की व्यवस्था को देखिए और जिस तरह से शांति इस प्रदेश के अंदर बन सकती है, जिस शांति के लिए प्रदेश लोकप्रिय है पूरे देश के अंदर, उस तरह की शांति बनी रहनी चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं शांति बनी है, उसको बनाए रखिए। तो कौन शांति भंग कर रहा है? विपक्ष के नेता शांति प्रसाद जी शांति भंग कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जो है ये पुलिस का आंकड़ा दिखाया, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि थानों में चले जाओ, मुकदमे दर्ज नहीं होते। ऐसे में तो अपराध के श्रेणी अपने आप कम हो जाएगी। अब एसएसपी देहरादून जब ये कहे कि सुनील गंजे ने 12 साल से कोई अपराध नहीं किया, तो इसका मतलब पुलिस ने 12 साल उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, तभी तो वो शराब बेच रहा था। और वो अगर ईमानदार हो गया तो उसने फिर कैसे इस पत्रकार पे हमला कर दिया? मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपने बुने हुए जाल में स्वयं फंसती जा रही है। हकीकत ये है कि उत्तराखंड के अंदर अराजकता का जो माहौल बना है उसके पीछे धामी सरकार है। धामी जी से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है और पुलिस दबाव में है, क्योंकि हर किसी घटना में सबसे पहले भाजपा के नेता उसमें आगे दिखते हैं। अब आप बताइए यशी जी, दुग्ध संघ का अध्यक्ष बोरा कोई यूकेडी का तो है नहीं ना, वो कांग्रेस का है। तो वहां की पुलिस अगर उसे पकड़ रही है तो फिर हम क्या बदनाम कर रहे हैं? महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं भाजपा वाले और बदनाम हम कर रहे हैं। एक सेकंड शांति प्रसाद जी, एक सेकंड रुकिएगा। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने काफी बता दिया कि अपराधों में कमी आई है, बेहतर कानून व्यवस्था हो गई है, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपनी सरकार से क्या समस्या है? वो समय समय पर सवाल क्यों उठाते रहते हैं? अभी मुझे लगता है मुश्किल से 2 हफ्ते पुरानी बात है यशी जी, देखिए जब उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि मुझे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता होती है। पुलिस अपना काम ना करके कुछ और ही कामों में लगी हुई है, ये उनका वक्तव्य है। इसका क्या संदर्भ समझे हम, क्या व्याख्यान समझे, बताइए जरा। समझिए यशी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ वर्तमान में लोकसभा सदस्य होने के नाते से भी और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते जो उनको लगा उन्होंने अपनी बात रखी। और हमारे यहाँ पे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ये अधिकार आपने दे रखा है कि वो सवाल उठा सकते हैं। विपक्ष जिसका वाकई ये काम है उसके सवाल उठाने पर आपको आपत्ति है, वो जनता को बरगरा रहे हैं, कैसे? और सलाह देना 2 अलग अलग चीजें हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो आंकड़ों के हिसाब से ये बताने की कोशिश करी कि बीते वर्षों के संदर्भ को अगर हम पैरेलल देखते हैं तो उस हिसाब से वर्तमान में जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसमें बहुत हद तक लगाम लगी हुई है
तो इसमें हमने पुलिस राजेश प्रशासन को जी, मुझे एक बात बताइए, आपको बार बार जनता जता रही है, एक मिथक तोड़ के आप वापस सत्ता में आए हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण होगा, और वो कारण यही है कि प्रीवियस सरकारों से शायद जनता को उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आप दोबारा सत्ता में आए तो जाहिर है कि जनता को आपसे बेहतरी की उम्मीद है। तो प्रीवियस सरकारों में क्या हुआ, हम इस पर चर्चा क्यों ही करें? जब जनता मिथक तोड़कर आपको दोबारा सत्ता में ला रही है तो आपकी ज्यादा जवाबदेही बन जाती है। और उसके बाद भी ये भी बात है कि आप फिर पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, फिर वो हमारा कंसर्न नहीं है। नहीं, देखिए, अगर पिछली सरकारों के नुमाइंदे अगर डिबेट में बैठकर ये सवाल खड़ा करेंगे कि आपके कार्यकाल में खराब हो रहा है और हमारे कार्यकाल में रामराज था, तो मुखौटा उतारने की बहुत सख्त जरूरत हो जाती है। अगर बीते टाइम के अगर हम कानून व्यवस्था को देखें तो इनके गृह मंत्री प्रीतम सिंह जी विलाप करते थे विधानसभा के अंदर, वो रोते रहते थे कि हरीश रावत जी के कार्यकाल में इस तरह की घटना, इस तरह के अपराध इस प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। हम उस चीज को बड़ी समानता के साथ कहना चाहते हैं और खुले दिल से हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता को भी अगर किसी प्रकार की सलाह अगर प्रदेश सरकार को देनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री को देनी पड़ रही है, तो प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई और उस समझ को रखते हुए उस पर काम करने की कोशिश करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। ना यही ज्यादा सलाह दे देते हैं तभी दिल्ली तलब किए जाते हैं, ज्यादा सलाह देने की भी अनुमति है नहीं। शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए यशी जी, अब आप आधा काम तो आप ही इनको याद दिला के कर दे रही हैं कि जब सरकार गिराने के लिए 500 करोड़ का विधानसभा में घोटाले की बात होती है तो ये हमने तो नहीं करी, जिसने आरोप लगाए वही धामी जी की जय जयकार कर रहा। त्रिवेंद्र जी उसी से नाराज होकर उन्होंने बोला कि सरकार को जो है क्लियर करना चाहिए कि हो कैसे गया ये। तो ये भाजपा के सिर फुटबल जनता के सामने है, और जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, अब बताइए इसमें पुलिस क्या करे जब भाजपा के अपराधी पकड़े जा रहे। अब तुम उस पर पूरा देहरादून बंद कर दो ये कह करके अपराधी पर कार्रवाई होगी, इसे छोड़ो। तो साफ पता चलता है कि ये इस पिच पर अपने आप को बड़ा सहज महसूस करते हैं। अब बताइए, अब निकाय चुनाव में कौन कहेगा घोटाला, कौन कहेगा जो है सड़कें पे जो है गड्ढे, गड्ढों पे सड़कें हैं, कौन गंदगी उठान के मामले में सवाल खड़े करेगा, कौन डकैतियों पे बात करेगा, कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा। इनका तो बहुत बढ़िया हिंदू खतरे में और हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया। अब ये चिल्लाएंगे फिर निकाय चुनाव में, फिर वाकई लगेगा लोगों को कि हिंदू खतरे में आ गए। भाई अगर उत्तराखंड के अंदर एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ी है तो बढ़ाने वाली सरकार है। अगर सरकार के रहते हुए बढ़ रही है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितना संतुलन बिगड़ेगा उतना इनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। ठीक है, राजेश जी जवाब देंगे, जरा उनसे ले लेते हैं, उसके बाद राजेंद्र जी का रुख करता है। राजेश यशी जी, ये बिल्कुल इनको चुनावों की बहुत परवाह है और पिछले 15 सालों में प्रदेश के लोगों ने जो जल जंगल जमीन की बात करते थे, जो रोना रोते थे, घर पे बैठे बैठे सिर्फ चुनाव के समय में नजर आते हैं, उनको इस चीज का जवाब दिया। तो ये चुनाव की चिंता बिल्कुल ना करें। अगर ये चुनाव में जनता के हित के लिए कोई भी काम कर रहे होते तो आज ये कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष में दिखते तो सही। तो इनकी बातों की इस प्रदेश के अंदर कोई अहमियत नहीं है, तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा इनकी बातों को इंपॉर्टेंस ना हमारी पार्टी देती है ना जनता देती है। नहीं है, ये कहीं नहीं है, ये सब बोल बैठ जाते हैं। समस्या सारी ये है। ठीक है, राजेंद्र चौधरी जी, इनको तो इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कांग्रेस को तो इम्पोर्टेंस देते हैं राजेश जी। राजेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस का हाल भी बेहाल हो रखा है यशी जी, उनको भी क्या बोले, झूठ इन्होंने दूसरी बात बोलनी नहीं। धर्म के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टियां सामने बैठी हैं। अगर हमने काम नहीं होता सिर्फ धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को, ये क्या बेतुका है ये यहाँ पे राजेश सवाल तब उठते हैं। सुनिए, अभी धामी जी शायद अभी कुछ दिन, मुझे लगता है अभी मुश्किल से 2-3 दिन पुरानी बात है कि धामी जी ने अभी कहा कि हम बहुत सख्त है, जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, और अगर अपराधी ऐसा कुछ करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस तरीके की चीजें हुई हैं। उसके बावजूद देखिए ऐसा है, अपराधी के यशी जी जो भी लोग होंगे वो समाज में हो सकते हैं। इस समय कल जो इंसिडेंट हुआ, जो लोग पथराव कर रहे हैं, मुझे बताइए किसकी संपत्ति जब्त होने जा रही? नहीं, उसमें से जिनके खिलाफ तो आपने सीधे सीधे एक व्यक्ति को उठाया, जेल में डाल दिया। देखिए उसमें आज भी जो पुलिस के डीजीपी हैं उनके द्वारा बयान आया हुआ है बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथ में उनकी जो भी संपत्ति है, जो नई नियम बने हैं, उन नियमों के तहत कार्रवाई होगी। इससे ज्यादा स्पष्टीकरण जब डीजीपी साहब ने दे दिया, क्या बचता है? ठीक, राजेंद्र चौधरी जी,
राजेश भाई ने जो स्मैक बिक रहा है उसका प्रोग्रेस चार्ट नहीं दिया कि अब से 10 साल पहले स्मैक हमने सुना भी नहीं था और आज गली गली में बिक रहा है। राजेश भाई ने इस चीज का नहीं दिया कि पिछले 7-8 सालों में जितने बलात्कार हुए उनमें 80-90% भाजपा ही है, ये नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 7 साल की सरकार में कितनी नियुक्तियां इन्होंने पुलिस विभाग में की। इन्होंने ये नहीं बताया कि पिछले 7 साल में कर्ज कितना बढ़ गया। राजेश जी, धर्म के नाम पे सरकारें बनती हैं, बन रही हैं। वर्तमान में यशी हरियाणा में चुनाव है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। आज गुंडागर्दी अपराध में हरियाणा नंबर 1 हो गया। कृषि में जो पहले नंबर 1 पे था आज 7वें पे चला गया। खेलों में हरियाणा नंबर 1 था आज 5वें नंबर पे चला गया। लेकिन वहां प्रधानमंत्री गए, भाजपा के अध्यक्ष गए, तमाम नेता जा रहे हैं, कोई आदमी भी काम पे वोट नहीं मांग रहा। कोई परिवारवाद बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। इसलिए सरकारें इस देश में, यहाँ शर्मा जी भी बैठे हैं, हमारे देश का आदमी बहुत भावुक है और धर्म को मानने वाला, धर्म कर्म में विश्वास करने वाला, विशेषकर हमारे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड जैसे में। हमारे यहाँ लोग आज भी भगवान से डरते हैं, भगवान में मान्यता है और इन्हें तो छूट है। ये तो जो है केदारनाथ जी की शिला चाहे दिल्ली ले जाओ चाहे बम्बई ले जाओ, इन्हें कोई जरूरत ही नहीं है बताने की कि इस समय 70% पुलिस फोर्स कम है। इन्हें जरूरत ही नहीं है कि इतने स्कूल बंद हो गए। इन्हें जरूरत ही नहीं है कि इनके लोग जो है महिलाओं पे अच्छा औरतों की तरफ तो अभी राजेश जी कह रहे थे कि आपको गलत स्क्रिप्ट मिल गई। वो कह रहे हैं सिर्फ कानून व्यवस्था पर बात करिए, भ्रष्टाचार, सड़कों में गड्ढे, इन पर बात मत करिए। यशी, क्या स्मैक बिकना और उस पर रोक लगाना कानून व्यवस्था का हिस्सा है? नहीं। अगर है तो हम सवाल कर रहे, नहीं है तो हम अपना सवाल वापस ले लेंगे। हर की पैड़ी पे शराब, आप ये बताओ दुनिया का कौन सा वो चाहिए ब्रांड, हर की पैड़ी पे अवेलेबल है। राजेश और कौन बॉल है, इन्हें राजेश भाई को पता, लेकिन ये बोलने के नहीं। मैं बोलूंगा, बोल तो विपक्ष भी नहीं रहा ना, नाम तो आप भी नहीं लेते, फिर शांति छा जाती है। आप नाम लो उस आदमी का जिसके संरक्षण में स्मैक बिक रही, आप नाम लो उसका जिसकी वजह से जो है पुलिस की भर्ती के, पटवारी की भर्ती के और अन्य भर्तियों के पर्चे लीक हुए। राजेश जी, आप नाम लो उसका। यशी जी, जब इन्होंने शराब की बात भंडारी में लापता है, आपको नाम पता है, आप नाम लो आज। यशी जी, मुझे जब शराब की बात ये कर रहे हैं कांग्रेस के हमारे साथी, तो मुझे अचानक से हरीश रावत, नहीं पहले शराब वाली बता देता हूँ ना। हरीश रावत जी, मेरा स्मैक पे था। हरीश रावत जी का कार्यकाल याद दिला देता हूँ। नोटी बॉय और हिलटॉप पे ना, वो किसके द्वारा ब्रांड इस प्रदेश को मिली है, वो पूरा प्रदेशवासी जानते हैं। सरकारी ठेके भाई साहब, कमीशन की पेटियां कहाँ पहुंची है, सूटकेस कहाँ पहुंचे, आपको भी तो पता है। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप उनका? स्मैक वाले पकड़े जाने तभी तो आपको पता है कि स्मैक वाले बिक रहे थे, तभी पकड़े गए। आप पुलिस की मुस्तैदी को शाबाशी मत दीजिएगा। आप अपना कार्यकाल क्यों भूल जाते हैं? मुख्यमंत्री का काम इस प्रदेश को जिस हिसाब से आगे बढ़ाने का था, नोटी बॉय और हिलटॉप, कांग्रेस के कार्यकाल में कोई स्मैक ब्रांड है वो। राजेंद्र जी, अच्छा अभी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे कार्यकाल में स्मैक नहीं बिकी, शराब बिकी, लेकिन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हिलटॉप और नोटी बॉय किसकी मेहरबानी से आई इस प्रदेश में, ये तो बता दीजिए। सारी ब्रांड बंद करवा दी आपने। लोगों के सवाल है, और ब्रांड की शराब को आपको क्या परेशान? अरे राजेश जी, तो शराब है, रुक जाइए भाई। हिलटॉप तो तुम्हारे त्रिवेंद्र रावत जी की थी भाई, हरीश रावत जी तो डेनिस के लिए थे। तुम्हें भी अपने आप बदनाम कर रहे हो। अब मैं इनका मुंह नहीं खुलवाना चाह रहा था, आपने खुलवा दिया। मैं तो नहीं खुलवाना चाह रहा था, आप खुलवा रहे। यशी, मेरा कहना यह है, स्मैक जब बिकेगी तो उससे राष्ट्र की हानि है। इस देश का युवा जो है इस राष्ट्र के निर्माण में अपना अंशदान करता है। और स्मैक भाई साहब, राजेश जी, स्मैक क्या होता है? मैं तो कह रही हूँ कोई भी नशा हो राष्ट्र के युवा के लिए नुकसानदायक ही है, वो कुछ भी हो। नशे पे गई, अरे ये कहाँ टेनिस पे चले गए? अरे तुम कहीं भी जाओ, टेनिस छोड़ो, कहीं चले जाओ, ये बताओ ना कि स्मैक बिक क्यों रही है। और अगर आप सच्चे
सनातन के रक्षक हैं, तो हर की पैड़ी पे क्यों बिक रही है? भाई साहब, जो भी आपकी जानकारी में जो बात आई है, आपने पुलिस कंप्लेंट कभी करी कोशिश? आपने पुलिस को बताया जहां बिक रही है? आपकी जानकारी में है ये बात? आप जिम्मेदार नागरिक नहीं है इस प्रदेश के? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी एक एफआईआर की कंप्लेंट कर दे वहां पे? आप तो विपक्ष के साथ ही है। जिम्मेदारी बन रही थी, हमने कहा अंकिता भंडारी के हत्यारे को पकड़ो ना, उसे अंकिता भंडारी के बलात्कारी को पकड़ो। नहीं राजेंद्र जी, देखिए ये तो गलत बात है। राजेंद्र जी, ये तो गलत बात है। ये तो सही बात है कि अगर आपको पता है कि स्मैक बिक रही है और आपको नाम भी पता है तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। अब अंकिता भंडारी के केस में आपको मिलना है फुटेज, स्मैक के मामले में मिलना नहीं है, तो हम नहीं बात कर रहे हैं ऐसा। 3,000 किलो स्मैक जो है उनके अडानी जी के पोर्ट पे मिली। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अडानी हरिद्वार से सीधे अडानी तक पहुंच गए आप। अडानी जेल चले गए उसमें। चलिए अरुण शर्मा जी की अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले में। अरुण शर्मा जी, देखिए ये तो सही बात है कि डेनिस और गोल्फर शॉट जैसी शराब का नाम हमने पहली बार हरीश रावत जी के कार्यकाल में ही सुना था। उससे पहले ये ब्रांड उत्तराखंड में नहीं बिकते थे और जो थोक वाले थे FL5 जहां से सारा माल बाहर जाता था, वहां ये कह दिया गया था कि और ब्रांड ना बेचे जाए। और जिसको वो ठेका मिला उसको मेरे ख्याल से राजेंद्र भाई भी अच्छी तरह जानते होंगे। वो कानून व्यवस्था बिगड़ गई क्या शर्मा जी? डेनिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ दी क्या? वो जो जिसने अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार किया वो डेनिस पी के किया उसने। ये बोरा ने भी डेनिस पी रखी थी। क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ना, ये तो बलात्कार करने वाले भाजपाई। नहीं राजेंद्र जी, बात यहाँ पर अगर आप शराब बिक्री की कर रहे हैं तो उसके बाद ये अलग मुद्दा हो जाता है ना कि अब उन्होंने डेनिस पी के किया कि नहीं किया, इट डजंट मैटर। अरुण शर्मा जी, आप अपना वक्तव्य रखिए फटाफट। मैंने तो बहुत शांति से सुना सबको। देखिए, मुद्दा हमारा कल के सांप्रदायिक दंगे पे था। और हम पता नहीं कहां घूम गए। हम वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति के लड्डू पे भी चले गए, हरीश रावत की शराब पे भी चले गए। जाना जरूरी है। मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, यशी भी हिंदू है, जी भी हिंदू है। मैं तो पिछले साल वो लड्डू खाकर आई हूँ। देखिए, उससे उत्तराखंड की कानून व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। उससे हम उत्तराखंड की बात करें, निश्चित तौर पर अगर सांप्रदायिक तनाव दो संप्रदाय के बीच होता है तो वो किसी भी राज्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी राज्य हो, और कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहेगी कि मेरे यहाँ इस तरह की कोई स्थितियां पैदा हो, क्योंकि वो मैसेज पूरे देश में जाता है और उससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसी घटनाएं कोई प्री प्लान नहीं होती, लेकिन एक शंका होती है कि कल जब वो लड़के और लड़की पकड़े गए, जब वो जीआरपी ने पकड़े, तो उसके बाद ये जो पूरी भीड़ आई दोनों संप्रदाय की, ये प्रायोजित थी। ये कौन लेके आया, सवाल इस चीज का है। और कौन से वो तत्व हैं जो इस प्रदेश की, इस देवभूमि की शांति को भंग करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही होगी, क्योंकि जिस तरह से बोरियों में भर के पत्थर लाए गए, पत्थर चलाए गए, लोगों को घायल किया गया, वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हुई, गाड़ियां टूट गई, वो सारी फोटोएं आज हम देख रहे हैं, सामने है हमारे कल रात की जो घटना थी। तो आखिर इतना बड़ा एक घटनाक्रम घटित हो गया, तो कोई ना कोई तो इस षड्यंत्र के पीछे रहा होगा जिसने उस भीड़ को मोबिलाइज किया। अब चाहे वो हिंदू संगठन के लोग हो या मुस्लिम संगठन के लोग हो, जो भी हो, उनको सजा देना पुलिस का काम है। और राजेश भाई ने एक बात सही कही कि वो जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानून संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पुलिस का काम है कि पुलिस उसे पता लगाए, और जिस तरह पुलिस ने कल से अपना रोल अदा किया है, निश्चित तौर पर हमें उसकी भी सराहना करनी चाहिए। निष्पक्षता के साथ कैसे जांच होती है, क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, देखना होगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात करें तो उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि लगातार धामी सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर रही है, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने की बात कर रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़। नमस्कार।